Jai Hind everyone. We are continuing with the law revision sessions for CS Foundation, and today we are starting the chapter Cells of Good Act. थोड़ी सी मेरी आवाज़ इस समय आपको थोड़ी अलग साउंड हो रही होगी. द सिंपल रीज़न इज़ दैट कि अभी कुछ दिन पहले तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आवाज़ में थोड़ी सी चेंज इस समय है. बट नो इश्यूज़, वी विल स्टार्ट द क्लास एंड वी विल कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर इन दिस क्लास इटसेल्फ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सेल्स ऑफ गुड एक्ट, अगर हम एकदम स्टार्टिंग से चलें तो आपको पता होगा इनिशियली इट वाज गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी ओरिजिन हुई. सेक्शन 76 से 123 तक में ये दिया हुआ था. इन 1930 इट गॉट इट सेपरेट एक्ट और उसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड एक्ट. ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोग को मिलेगी वो होगी गुड्स की खुद की. भाई पूरा चैप्टर जिसके लिए, पूरा लॉ जिसके लिए बना, उसकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी वो होगी गुड्स की. और उस पर जाने से पहले देख लेते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है. अगेन एज आई हैव सेड कि ये कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट से ही डिराइव हुआ है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें नहीं हो रही हैं. ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हो रहे हैं? गुड्स को खरीदने बेचने के लिए, बेसिकली बेचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड. बाय प्रॉपर्टी इट मीन्स ऑनरशिप. ठीक है, तो ऑनरशिप जब ट्रांसफर करने का मन बनाता है सेलर इन अ गुड, उसको कहते हैं सेल्स ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट टू अ बायर फॉर अ मनी कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस. मेरे पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से मेरे पास एक कार है, इट्स अ गुड इन द आइज ऑफ लॉ. अभी उसको हम आपको फ्री में दे रहे हैं. वेदर इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, whether it will be a sale of good? No, because there is no price consideration, it's a gift. गिफ्ट को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे. यहाँ पे किसको काउंट करेंगे? जब किसी मनी कंसिडरेशन के लिए गुड्स को आप ट्रांसफर कर रहे होगे. क्लियर है? तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? नंबर 1, देयर शुड बी अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच मींस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. देयर शुड बी अ सेलर, देयर शुड बी अ बायर. ठीक है. Transfer of property, there should be a transfer of property, means there should be a transfer of ownership from one side to another. And सबसे important, goods तो होना ही चाहिए. goods की डेफिनेशन क्या है अभी हम लोग देखेंगे आगे. प्राइस और मनी कंसिडरेशन. प्राइस से मनी कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, देखो सिंपल सी बात है, या तो पैसे दोगे या फिर समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है यू हैव टू पे समथिंग इन रिटर्न. कॉड क्योप्रो को जिसका नाम था ना, वो लीगल मैक्सिम का, वो आ गया. एंड ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देयर शुड बी एन ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगल एनफोर्सबिलिटी. उसके अलावा पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसर्न, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है, कुछ फिर डिफरेंसेस आते हैं एंड एज यूजुअल डिफरेंसेस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, तो हमने इसलिए इस बार इसको काउंटर करने के लिए टेबल बना दिया सीधे सीधे, कि भाई उतना लंबा लंबा लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े. कुछ बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शंस हैं और उसके बाद सेल और एग्रीमेंट को सेल में वो है या नहीं है उसको आप फटाफट देख सकते हो. जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप. अभी यहाँ पे एक चीज़ समझना, सेल मतलब होता है व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जबकि एग्रीमेंट टू सेल होता है कि इट्स अ सिंपल एग्रीमेंट. अभी सेल हुई नहीं है, उसकी एग्रीमेंट हुई है कि हम सेल करेंगे तुमको. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑनरशिप किस में ट्रांसफर होगी? सेल में होगी. यस. एग्रीमेंट टू सेल में होगी? नो, इट्स अ मेयर एग्रीमेंट. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल क्या है? एग्जीक्यूटेड, बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ड्यूटी. जबकि एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी, either both of the party or any one party has to perform their duty in this contract. फिर क्या आता है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस. आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो प्लस अपनी प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफर कर रहे हो वो होता है. यहाँ पे क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल. कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट इज अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्योर एंड सिंपल, देयर इज नथिंग एडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नथिंग ट्रांसफर्ड. ठीक है. इसके बाद क्या आता है? रिस्क. जब सेल हो जाती है तो जो ऑनर है, अभी आप आगे चल के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे भी, ट्रांसफर ऑफ रिस्क. जब सेल हो जाती है तो रिस्क किसका होता है? बायर का होता है. फ्यू एक्सेप्शंस आर पॉसिबल बट बायर का होता है. इसी तरीके से एग्रीमेंट टू सेल में अभी प्रॉपर्टी किसके पास है? अभी ऑनरशिप सेलर के पास है, रिस्क किसका हुआ? सेलर का हुआ. ब्रीच ऑफ सेल बाय रिफ्यूजिंग डिलीवरी एंड रेमेडीज फॉर द बायर. अगर ब्रीच बाय द सेलर हो रहा है, ठीक है, इफ देयर इज अ ब्रीच बाय अ सेलर, मतलब ब्रीच ऑफ सेल हुआ है बेसिकली, व्हाट काइंड ऑफ अ रेमेडी बायर हैव इन केस ऑफ सेल?
Buyer has a personal remedy, which means he can ask for a damage as well as other remedy. He can also ask for a property. He can also ask for the extra compensation, unliquidated damages भी मांग सकता है, ठीक है. Whereas in case of agreement to sell, only remedy is personal remedy, जिसका मतलब वो सिर्फ damages मांग सकता है. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? फिर आते हैं सेल और बेलमेंट में. हमने यहाँ पे सिर्फ 3 डिफरेंसेस बताए क्योंकि आपके बुक में इससे कम दिए हुए हैं. कई सारे डिफरेंसेस और हो सकते हैं, आप लोग खुद से खोज सकते हैं उनको. सेल में क्या होता है? देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. बेलमेंट में क्या होता है? देयर इज अ ट्रांसफर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, क्लियर है? द मोमेंट पर्पस इज ओवर, गुड इज आइदर रिटर्न बैक और डिस्पोज ऑफ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर. क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. पार्टीज कौन कौन सी होती है? बायर, सेलर, यहाँ पे बेलर, बेली. ऑनरशिप सेल के टाइम में चेंज हो जाता है, बेलमेंट के टाइम में ऑनरशिप चेंज नहीं होता है. ऑनरशिप हमेशा ओरिजिनल ऑनर के पास रहता है इन केस ऑफ बेलमेंट. और भी चेंजेस और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आपको बुक में इतना दिया हुआ है तो हम लोग इतने पे ही स्टिक रहेंगे अभी. ठीक है. फिर आता है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. अब बहुत सिंपल सी बात है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर करते हैं, हमारी कंसिडरेशन कैसी होती है? इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस होती है, राइट. दूसरी बात, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट होता है. हम किसी को नौकरी पर रख रहे होते हैं या नौकरी से कुछ काम या किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे होते हैं. बट इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, हम लोग कोई सामान बेच रहे होते हैं. इट्स अ ट्रेडिंग एग्रीमेंट या ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें कंसिडरेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस. क्लियर है? फिर आता है सेल एंड हायर परचेज. बहुत सिंपल सिस्टम है. हायर परचेज के बारे में हम बता देते हैं होता क्या है. बेसिकली कोई गुड्स को आप ले आओगे इंस्टॉलमेंट दे के, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो तब तक उसकी ऑनरशिप आपको नहीं मिलती है. ये होता है हायर परचेज सिस्टम. ठीक है. सेल में क्या हुआ? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हुआ कि नहीं हुआ? जबकि हायर परचेज में क्या होगा? देयर विल बी ऑनरशिप ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड. मतलब अभी डिलेड ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है. समझ में आ रहा है? उसके अलावा और क्या है? सेल में गुड्स पासिस, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस. ठीक है. अगेन कोई और खास अंतर है नहीं दोनों में, तो इससे ज़्यादा हम लोग अंदर में जाएंगे भी नहीं. हाँ, एक रिस्क में अंतर है. सेल के टाइम में रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है बायर को, जबकि हायर परचेज में जो हायर होता है रिस्क उसी का रहता है अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज एग्रीड. ठीक है. यहाँ तक आपका एकदम बेसिक पार्ट था. क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आने वाले हैं. जो क्वेश्चन आएगा वो है आपके सामने डेफिनेशन गुड्स की. पूरे एक बॉक्स में ये डेफिनेशन दिख रही है आपको. द रीजन बिहाइंड पुटिंग ऑल द थिंग्स अबाउट गुड इन अ बॉक्स वाज दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. मतलब अगर आपके इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये डेफिनेशन है गुड्स की. क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड और नॉट, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ बीइंग अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड गुड. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. अभी मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, बट फ्रेम हो सकते हैं और भी. तो इसीलिए इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखना है. गुड की डेफिनेशन क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. क्या इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए हमारा घर गुड्स कहलाएगा? नहीं. क्यों? इट्स नॉट मूवेबल. ठीक है. अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी. एक्शनेबल क्लेम और मनी को बाहर कर दिया गया है. ठीक. इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर. आपके पास जो कंपनी में शेयर है, स्टॉक है, वो होंगे यहाँ पे गुड. यस. ग्रोइंग क्रॉप्स, जो अभी क्रॉप्स उग रहे हैं वो भी गुड्स कहलाएंगे. ग्रास और थिंग्स अटैच्ड और टू फॉर्म पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ऐसी भी कोई भी चीज़ जो जमीन से अटैच्ड है वहाँ से हटाई जा सकती है, काटी जा सकती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उन सबको गुड्स माना जाएगा. क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं ना. एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन दिमाग में भर लो. एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है फ्यूचर में कोई केस करके किसी प्रॉपर्टी को लेने वाला क्लेम. आपके पास, जैसे कि हम क्या कहते हैं, मेरे पास आपके अगेंस्ट एक एक्शनेबल क्लेम है कि हम आपसे फ्यूचर में प्राइस रिकवर कर सकते हैं. दिस पर्टिकुलर क्लेम इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम. सिंपल वर्ड में है, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में. ठीक है. और मनी क्या होता है? मनी विच इज इन करेंट यूज. कोई बहुत बाबा आदम के ज़माने की कोई मनी है, क्या उसको यहाँ पे हम मनी मानेंगे? नहीं. 1000 की नोट क्या मनी होगी इस डेफिनेशन के लिए? नहीं. क्लियर है? एग्जाम में ये सब क्वेश्चन घुमाने फिराने के लिए पूछ सकता है कि 1000 नोट वॉज कैरीड बाय वन पर्सन, वेदर इट इज अ गुड और नॉट. आपको समझना पड़ेगा मनी डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द गुड, बट एनीथिंग विच इज
नॉट मनी इज अ गुड, तो वो 5 1000 की नोट क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मनी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इस वाले पॉइंट में, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सबको भी गुड्स माना गया है। इसी के साथ साथ वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी इट इज़ डाउटफुल वेदर दे आर गुड और नॉट, इट इज नॉट क्लियर। तो अभी देखो वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी डाउटफुल है, और ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट ये गुड्स हैं। ठीक है, गुड्स और कितने तरीके हो सकते हैं, दे कैन बी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टीजेंट। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग हो सकते हैं विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सेल, फ्यूचर which will be present at the time of the performance, contingent which will be present at the future on the happening or non happening of some event। हम 3 डिफिनेशन एक साथ कवर कर दिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो अभी है एट द टाइम ऑफ सेल वो एग्जिस्टेंस में थे सामने, फ्यूचर जो आगे होंगे कभी, कंटीजेंट जो ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 और तरीके हैं, स्पेसिफिक या जेनरिक, मतलब उनको कहते हैं सर्टेन गुड, और दूसरे हैं एज सर्टेन और अनसर्टेन। स्पेसिफिक या जेनरिक में मतलब होता है कोई गुड हम पर्टिकुलर एक गुड्स को टारगेट कर कहते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर गुड, दिस इज अ मोबाइल फोन, दिस इज अ स्पेसिफिक। ठीक है, और एज सर्टेन और सर्टेन का मतलब क्या होता है, व्हेन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द बोथ पार्टीज, इट इज इन एग्जिस्टेंस, इट इज एज सर्टेन। व्हेन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड आर नॉट आइडेंटिफाइड, आप जाते हो कहते हो भैया 1 किलो गेहूं दे दो, ठीक है, या 1 किलो आटा दे दो, कौन सा आटा, कैसा आटा, कोई सिलेक्टेड पार्ट है, बोरियो में तो बहुत सारा आटा है, कौन सा हिस्सा 1 किलो वाला, दैट इज अनसर्टेन। तो जब वो असर्टेन होगा तभी वहां पे गुड वो कहलाएगा, मतलब वो सेल हो पाएगी। अनसर्टेन गुड्स के लिए कभी भी सेल नहीं हो सकती है। क्लियर है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट हमने बता दिया। इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड, जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के हो, पेरिशिंग हो रहे हो तो क्या होता है, व्हेन वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट of a sell or of a specific good without the knowledge of the seller, important क्या है, without the knowledge of the seller at the time of making contract perished। अभी at the time of making contract है, contract जब कर रहे थे तभी perished हो गया, become so damaged as no longer to answer to the description of a contract, the contract is void। clear है, जब contract करने से पहले good perish हो गए, खराब हो गए, क्या वहां पे contract valid होगा, नहीं, void होगा। अगर उसके बाद हुए, ठीक है, तो रिस्क इज ऑलरेडी पास टू दी बायर, तो उस केस में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल इज, यहाँ एग्रीमेंट टू सेल है, सॉरी, व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, अगेन अभी सेल हुआ नहीं है, देयर इज जस्ट एन एग्रीमेंट, और उसके पहले गुड या उसके बाद गुड्स खराब हो गए, अभी एक्चुअल सेल हुई है नहीं, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, नहीं, इट कैन बी अवॉइडेड। क्लियर है, क्लियर है सुमित, कौन सा वाला, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, अरे हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर, तुम किसी दुकान पे गए सामान खरीदने, अभी तो सामान खरीदे नहीं हो, गए हो खरीदने, ना ही कोई एग्रीमेंट हुआ है, आपने कहा भैया 1 पैकेट नमकीन का निकालना, वो नमकीन का पैकेट निकाला, उसके दूसरी तरफ से चूहे ने काट दिया, सारा नमकीन नीचे गिरने लगा, इट गॉट डैमेज। या ब्रेड लेने गए, ब्रेड खराब हो गया था, पेरिस्ड, तो क्या वहां पे जो आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, विल इट बी वॉइड और वैलिड। क्लियर है, प्राइस, प्राइस क्या है, नो सेल कैन टेक विदाउट अ प्राइस, इट शुड बी एक्चुअल एंड प्रॉमिस्ड, या तो जो एक्चुअल प्राइस है वो आप पे करोगे, या जैसे प्रॉमिस की गई है बिटवीन दी पार्टीज वैसा प्राइस पे करोगे। इट कुड बी एडुकेट और इनएडुकेट, आपने ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ी थी कि कंसिडरेशन कुड बी इनएडुकेट ऑल्सो, इट विल बी अ गुड कंसिडरेशन, और आखिरी है इट कैन बी कैश ऑल्सो, इट कैन बी काइंड ऑल्सो। क्लियर है, नॉर्मली इन अ जर्नल केसेस इट विल ऑलवेज बी इन कैश। ठीक है, मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस, सिंपल मोड है, आइदर बाय एग्रीमेंट, 2 पार्टीज आपस में एग्री कर जाए प्राइस के लिए, बाय निगोशिएशन, 2 पार्टीज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज, मतलब बाय निगोशिएशन दे कम टू अ पर्टिकुलर प्राइस जहां पे दोनों एग्री कर जाए, हाँ हाँ गुड बेचे जा सकते हैं। उसके आगे क्या है, बाय सम वे विच इज गिवन इन दी स्टिपुलेटेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट, आपने ना हमने आपने मिलकर प्राइस तय नहीं किया, हमने कह दिया भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, अगर वो तरीका आ जाता है तो उस हिसाब से प्राइस डिसाइड हो जाएगी। बेसिकली हम कहते हैं कि गुड्स खरीदना है, गुड्स खरीदने के लिए अगर प्राइस स्टिपुलेशन डालनी है, हम ये डाल सकते हैं गुड्स की प्राइस की, कि अगर ट्रक से आएगा तो उसका ये दाम होगा, ट्रेन से आएगा उसका ये दाम होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, सो ये एक स्टिपुलेशन डाल दी गई है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के लिए अलग अलग तरीके से।
और आखिरी है बाय सम थर्ड पार्टी, बाय सम एक्सपर्ट पार्टी ऑल्सो वी कुड आस्क देम तो भाई आप जाओ प्लीज उसका दाम तय कर दो इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड पार्टी फेल कर गई तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अब उस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ने अगर बायर ने कुछ फायदा उठा लिया, कुछ मजे ले लिए हैं, तो वहां पे जितना उसका एंजॉयमेंट था, जितना उसने बेनिफिट लिया था, उतने के लिए उसको एक रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी, क्लियर है। और अगर थर्ड पार्टी फेल कर रहा है इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड दैट टू बिकॉज ऑफ अ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस पार्टी कांड वो फेल हुआ है वो पार्टी लाइबल हो जाएगी फॉर एनी काइंड ऑफ अ डैमेज टू अदर पार्टी। चेहरे बता रहे हैं 12 बज चुके हैं आप लोग के। ये ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, ठीक है। सी कहा गया इज अ थर्ड पार्टी एंड ही विल डिसाइड द प्राइस। अगर ये फेल कर जाता है प्राइस डिसाइड करने से तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्लियर है, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अब ये फेल जो किया सी, इट इज बिकॉज ऑफ द बी, तो बी यहां पे लाइबल हो जाएगा हर उस डैमेज के लिए जो ए को हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फेलियर, क्लियर है। बस इतनी सी बात कही गई है, याद रहेगी एग्जाम में। हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको बना के लिखा है, तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा प्लीज रेफर योर बुक। मतलब अभी तो इसे समझ में आ रहा होगा, इन फ्यूचर अगर एग्जाम को 2 दिन पहले नहीं समझ में आ रहा होगा, प्लीज रेफर योर बुक और दिस वीडियो। इसके अलावा क्या है कि अगर प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, कैसे तय होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है, इफ देर इज नथिंग सेड और टॉक्ड अबाउट द प्राइस, तो वहां पे क्या होगा, रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल कैसे डिसाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी पे। कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी में क्या होता है समझ लो, सिंपल सी बात, कोई ऐसी शर्त, बेसिकली स्टिपुलेशन, ठीक है, जो कि मेन पार्ट हो कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे, कंडीशन, ठीक है। जो मेन पार्ट तो नहीं है, जो सब्सिडरी या क्या कह सकते हो कि हेल्पिंग पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, इंसिडेंटल पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको क्या कहेंगे, वारंटी। याद रखिएगा, जो भी शर्त स्टिपुलेशन मेन है वो क्या हो गया, कंडीशन, इंसिडेंटल है वो क्या हो गया, वारंटी। याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। अगर देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो सकता है। अगर कंडीशन का ब्रीच होता है देयर विल बी अ रिपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड जो भी प्राइस पे किया है बायर उसको रिकवर कर सकता है प्लस डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जबकि अगर वारंटी है और वारंटी में क्या हो रहा है, कुछ ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लियर है, कोई डाउट यहां पे। सेक्शन 11 स्टेट्स दैट स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट टू बी डीम्ड कंडीशन। जो टाइम ऑफ पेमेंट है उसकी शर्त है, कहा गया है कि भैया ऐसा है कि 4 दिन में पेमेंट कर देना, दिस कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन कंडीशन। ये सेक्शन 11 में साफ साफ कह दिया है। और भी चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द लॉ, उसके बारे में भी आपके बुक में ज़्यादा नहीं बोला है, हम लोग भी आराम से जितना बोला उतना पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन कब वारंटी के लेवल पे गिर जाता है, कब कब कंडीशन गिरता है, कुछ चीज़ें हैं। पहला, बायर खुद से कह दे कि हमें कंडीशन नहीं चाहिए, तो कंडीशन अपने आप वारंटी के लेवल पे गिर गया। अच्छा, कंडीशन वारंटी के लेवल पे गिर जाएगा तो क्या नुकसान होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, रिपुडिएट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा क्या है, बायर ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। वो अपनी कंडीशन छोड़ा नहीं है बट कंडीशन को वारंटी मान लिया, ठीक है। और जब when the contract is indivisible and buyer has accepted the good of part, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको अलग अलग ब्रेक ना किया जा सके, जिसके कंडीशन वारंटी अलग अलग ना किया जा सके, और बायर ने क्या किया, बायर ने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, उस कंडीशन में भी कंडीशन जो है आपकी वारंटी के लेवल पे गिर जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेप्यूटेटेड, क्लियर है। कई बार होता क्या है कि ना हम लोग ये लाइन को पढ़ते हैं एग्जाम अपने जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कंडीशन थी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक रिपीटेड होता था, वारंटी में नहीं होता था। यहाँ पे अब क्या हो गया, वारंटी में अब जब कंडीशन वारंटी के लेवल पे गिर गई
तो ब्रीच ऑफ कंडीशन विल नॉट बी रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिपीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इसका घुमा के देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन या इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ब्रीच ऑफ कंडीशन, या आपको ये कंडीशन दे देगा कि दिस वाज अ कंडीशन बिटवीन ए एंड बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज ब्रीच्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस दिस ब्रीच विल नॉट अलाउ द पार्टी टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कितना इनडायरेक्ट पूछ लिया, आंसर यही तीन होंगे, इन तीन में जो होगा उसको टिक करोगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? फिर आते हैं इम्प्लाइड वारंटी पे। देयर आर सम वारंटीज विच आर इम्प्लाइड। आपके बुक में ये टॉपिक दो अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, पता नहीं क्यों हमने उसको एक ही जगह पे चारों को लिख दिया है। ठीक है, एक ही जगह पे चारों को मेंशन कर दिया है। पहला क्या है, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। बाजार जब गुड्स खरीदता है तो उसके पास एक इम्प्लॉयड वारंटी होती है कि उस गुड्स को वो एंजॉय करेगा, पूरी ऑनरशिप उसको जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एन इनकम्बरेंस। इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी गुड्स पे लोन, उधार, कुछ डेब्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, गुड्स इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी, ये भी एक इम्प्लाइड वारंटी होता है। हमने आपको गुड्स बेच दिया, उस पर कोई ऑलरेडी सिक्योरिटी थी, लोन मांगने वाला आ गया, भैया मैं गुड्स दो, वहाँ ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया, हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं शेयर से। ठीक है, फिर क्या है, वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड। इफ गुड हैज एनी काइंड ऑफ अ डेंजरस नेचर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट। आपने कभी छोटे से खिलौने खरीदे हैं, जो मतलब कोई भी टॉय खरीदा है जो 5-6 साल के बच्चों के लिए होता है, उस पर भी ये एक लगा रहेगा लेबल, कीप इट अवे फ्रॉम द चाइल्ड बिलो 2 ईयर। क्यों लगा रहता है, डेंजरस नेचर जिसके लिए है उसके लिए एक इंडिकेशन जरूरी है। ठीक है, आपने कभी आयरन देखा है प्रेस करने वाला, उस पर भी अगर आप पढ़ोगे तो डिब्बे में ना, उस पर भी मेंशन रहेगा कीप इट अवे फ्रॉम दी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ। क्यों, ये डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करने की इम्प्लाइड वारंटी है। और क्या है, इम्प्लाइड वारंटी बाय द कस्टम एंड यूजर्स ऑफ द ट्रेड। अगर उस जिस चीज़ का बिजनेस चल रहा है उसमें कोई कस्टम है या कोई यूजर्स है जिसके अंदर में कोई चीज़ डिस्क्लोज करनी जरूरी है, तो इम्प्लाइड वारंटी होती है कि आप करोगे ही करोगे। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल इसका हम देते हैं कि अगर मान लो आप जा रहे हो, लेट्स से आप जा रहे हो सामान खरीदने, कपड़ा, कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हो, उस ड्रेस में एक कस्टम वो रहता है कि बताते हैं कि वो लोग, जैसे हम लोग शूज़ खरीदते हैं, लड़के लोग का बता रहे हैं, हम लोग बस चेक करते हैं कि सोल पीछे से छोड़ तो नहीं देगा नीचे से। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, एक इम्प्लाइड वारंटी है कि उसका हर जो भी सेलर होता है वो बताता है कि भैया यहाँ पे किस चीज़ से चिपका हुआ है। अगर वो नहीं बता रहा है दैट इज विल, और उसके बाद वो चीज़ नहीं है, वो मिसिंग है, उसके कारण नुकसान हो रहा है, देन डैमेज कैन बी क्लेम अगेंस्ट दी सेलर। क्लियर है, कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है इनकम्बरेंस वाले में कि आपका जो गुड्स है, जैसे कि हमने ये मोबाइल रखा हुआ, ठीक है, तो इस मोबाइल पे किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं होगा। इस मोबाइल पे हमने किसी को, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम भाई इस मोबाइल को ऐसा सिक्योरिटी रख दें और हम बाहर जाके अंकित सर से लोन ले लें, फिर आपको ये मोबाइल हम बेच दें। इट विल बी अ ब्रीच ऑफ वारंटी अगेंस्ट इनकम्बरेंस। ठीक है, गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी और चार्ज। क्लियर है? फिर आता है इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशंस की ब्रीच पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इफ देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कुछ इम्प्लाइड कंडीशन है। अच्छा सर, एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है? अरे जो पार्टीज एग्री कर लें। इम्प्लाइड क्या होती है, ऑन दिस सिचुएशन जो अराइज हो रही हो। पहली क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल। पहली कंडीशन क्या है, सेलर जो सामान बेच रहा है उसके पास प्रॉपर टाइटल है, दिस विल बी अ फर्स्ट कंडीशन। उसके अलावा दूसरी क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर हमने अपने डिस्क्रिप्शन दे दिए कि हमको ये पर्टिकुलर वर्क के लिए, लेट्स से हम जाते हैं कि स्पोर्ट्स की दुकान में कहते हैं भैया हमको रनिंग के लिए शूज चाहिए, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ अंडर अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन आ गया कि जो शूज हमको दे रहा है दैट विल बी गुड फॉर रनिंग, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी हैं। पहला है गुड मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, ये हमने बता दिया। गुड मस्ट ऑल्सो बी इन ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होती है? अच्छा देखो, बहुत सारे वर्ड है जो प्रॉपरली निकल नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको आप लोग समझ जाना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होती है, एक्सेप्टेबल टू अ रीजनेबल पर्सन। उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए विच कुड बी एक्सेप्टेड बाय अ रीजनेबल पर्सन। रीजनेबल पर्सन इज एनी पर्सन इन सोसाइटी हु फॉर्म द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ कॉमन पर्सन, हु इज नॉर्मल पर्सन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर कोई डिफेक्ट होगा, मतलब
देयर शुड बी नो डिफेक्ट विच मेक देम अनफिट फॉर एन ऑर्डिनरी यूज, ठीक है। एग्जामिन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अरे एग्जामिनेशन के बाद भी कोई चीज़ सामने से दिख नहीं रही है, जैसे कि शूज़ के सोल में कौन सा मटेरियल लगा है जिससे वो चिपका हुआ है, अगर भाई एग्जामिन करके भी तो आप जान नहीं पाओगे, तो सेलर बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा राइट टू एग्जामिन बाय द बायर, बायर के पास भी एग्जामिन करने का राइट है। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चलो, उसके बाद क्या है, कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब क्या होता है, गुड शुड बी जस्ट नॉट आंसर द डिस्क्रिप्शन बट दे मस्ट ऑल्सो बी मर्चेंडेबल एंड होलसम एंड साउंड, इट शुड बी गुड टू यूज, ठीक है। वो ऐसा होना चाहिए, रनिंग शूज ले रहे हैं तो रनिंग शूज ऐसा होना चाहिए कि रनिंग के लिए वो होना चाहिए प्रॉपरली, अच्छा होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रनिंग शूज मांगे वो हमको थमा दिया वो 200 रुपये वाला जूता, सर इसको भी पहन के दौड़िए, पता लगा 2 दिन बाद पैर पकड़ के बैठ गए, सर अब तो नहीं भागा जा रहा, चला नहीं जा रहा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और क्या है, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये कंडीशन का एक रिलेशन अभी आगे आएगा, अभी हम इतना बता दे रहे हैं कि वैसे नॉर्मल केसेस में फिटनेस की कोई गारंटी या कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती कि सामान फिट होगा, बट इन सम सिचुएशन जहाँ पे बायर ने साफ साफ सेलर से कह दिया हो कि भैया हमको ये सामान चाहिए और हम आपके जजमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमको सामान अच्छा दोगे। जैसे आप लोगों में से कोई भी सब्जी लेने बाहर जाता होगा, स्पेशली आप लोगों में से कोई सब्जी लेने बाहर जाता होगा, तो वो टमाटर को उठा के देखता नहीं होगा टमाटर कितना पका है, वो दुकानदार के जजमेंट पे डिपेंड करता है, अच्छा टमाटर ही देगा, मतलब घर में फिर पिटाई होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, द बायर इज डिपेंडेंट अपॉन द जजमेंट ऑफ द सेलर। अगर वो कंडीशन लग जाती है तो वहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन लग जाता है कि वो फिट फॉर द यूज है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और दूसरी चीज उसमें क्या कही गई है कि जिस सेलर के पास जा रहे हो भैया उसको पता भी होना चाहिए कि जो गुड्स का वो जिसमें वो बता रहा है, अपना एक्सपर्टाइज ओपिनियन दे रहा है, उसमें एक्सपर्टाइज उसको हो भी, उसको कुछ अता पता है नहीं, वो दे रहा है, अरे बहुत अच्छा सामान है, वो तो कहेगा ही। एटलीस्ट जैसे कि स्पोर्ट्स शू खरीदना है तो स्पोर्ट्स शू की दुकान में जाके ही सब बातें होंगी, उसके जजमेंट की बातें होंगी। अगर स्पोर्ट्स शू नहीं खरीद रहे हैं या स्पोर्ट्स शू खरीद रहे हैं और किसी लोकल दुकान में, किसी और दुकान में फैशनेबल दुकान में चले गए, तो उनका एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वहाँ पे ये फिटनेस वाला क्लॉज नहीं लगेगा। क्लियर है? पक्का? 2 केस है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का और ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल का। प्लीज देख लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है, हमने इसको इसीलिए ब्रैकेट में अलग से कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सही नीचे कहीं पड़े होंगे कोने होने में, पर ये अति इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्प्लाइड कंडीशन अंडर अ सेल बाय सैंपल। देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल बाय सैंपल। सैंपल में क्या कहा जाता है कि अगर लेट्स से आपने कभी चावल खरीदा है, किसी ने, जब चावल वावल खरीदोगे ना तो चावल वाला पूरे से कि अगर आप गांव वहाँ से चावल मंगवा रहे हो तो कभी चावल वाला पूरी बोरिया लेके नहीं आता, बहुत भारी होती है वो सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल लेकर आएगा और आपको दिखाएगा। पता नहीं कैसे वो लोग देख के जान जाते हैं किसमें क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या खराब है, कौन सा पॉलिश्ड है, किसका क्या, समझ रहे हो क्या नेचर है। जिस तरह का सैंपल वो दिखाता है, अगर उस तरीके का चावल नहीं बेच रहा है, देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ कंडीशन विच इज इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल बाय सैंपल। जो सैंपल दिया गया है उससे मैच करता हुआ ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा या बेचना पड़ेगा। क्लियर है? जब ओरिजिनल प्रोडक्ट वो बेच रहा होगा, देयर विल बी अ राइट बिलोंग्स टू अ बायर, जो कि उसको एग्जामिन करने का रहेगा। वो एग्जामिन कर सकता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट को सैंपल से मिला कर देख सकता है कि ओरिजिनल वाला जो बेच रहा है उस सैंपल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वरना सैंपल तो हमेशा अच्छे होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? फिर क्या आता है, इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या कहा गया है कि सैंपल भी है और डिस्क्रिप्शन भी है, तो डिस्क्रिप्शन वाले भी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा और सैंपल वाले क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब जिस डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके का आप बोले हो, कहीं शादी का कार्ड बनवाओगे अगर आप लोग, कब कोई भी कार्ड, कोई भी इन्विटेशन कार्ड बनवाओगे, उसमें आप एक डिस्क्रिप्शन दे के जाओगे। जब डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो वो एक सैंपल देंगे कई सारे, सर इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ये है सैंपल। अब वहाँ पे जैसा सैंपल उन्होंने दिखाया है और जो आपका डिस्क्रिप्शन है, दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल करने की इम्प्लाइड कंडीशन रहती है। क्लियर है? अगर इसमें से कुछ भी ब्रीच होता है, आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेटर। बहुत सिंपल सा डॉक्ट्राइन है, लेट द बायर बी अवेयर। सिंपल सी बात कह दी गई है
कि देखो ऐसा है, जब सामान खरीदने जा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किसकी होगी, बायर की होगी, ना कि सेलर की होगी। सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज बायर जिसको रीजनेबल केयर के साथ ध्यान रख के खरीदना है। ठीक है, क्लियर है। बट ये बात सेक्शन 16 में भी लिख दी गई है, इसीलिए क्या लिख दिया गया है, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड सप्लाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, दो केस वॉर्ड वर्सेस हॉब वाला है और एक एक्सेप्शन है उसके। ठीक है, वॉर्ड वर्सेस हॉब के केस में क्या हुआ, बड़ा मजेदार केस था ये, कि भाई कुछ पिग्स को सेल किया गया बाय ऑक्शन और उसमें कोई वारंटी नहीं दी गई बाय द सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फॉल्ट एरर और ऑफ डिस्क्रिप्शन। द बायर पेड द प्राइस फॉर हेल्दी पिग बट व्हेन they were ill and all but one died of the typhoid fever. They were also infected some of the buyers on pig. मतलब बाहर के पिग को खरीद के लाया, खुद भी बीमार हुए, एक मर भी गया और अपने जो बायर्स के फार्म में और जो पिग्स थे उनको भी बीमार कर दिया। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी दैट द पिग वर ऑफ अ गुड हेल्थ। उसको चेक करके लेना चाहिए था। इट वॉज अप टू द बायर हु हैज टू वेरीफाई कि जो सामान वो खरीद रहा है सही है गलत है। क्लियर है। इसमें कुछ चीजें और भी लिखी हुई हैं, कुछ एक्सेप्शन लिखे हुए हैं। कैविएट एम्पेटर मतलब लेट द बायर बी अवेयर वाला फॉर्मूला कब नहीं लगेगा, जब सेलर ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन किया होगा, उसने झूठ बोला होगा, उस समय ये कंडीशन नहीं लगेगा। भाई बायर क्या कर सकता था, सामने वाला झूठ बोल रहा था तो वो अपने हिसाब से खोजा, नहीं पता चला। या एक्टिवली कंसील किया होगा कोई डिफेक्ट को, कोई डिफेक्ट पहले से था उसको जानबूझ के वो छुपाया होगा। आप गए कपड़ा खरीदने, कपड़े एक जगह से फटा हुआ था, उसके ऊपर से एक और कपड़ा रख दिए, पता ही नहीं चला कि कपड़ा फटा है कि नहीं फटा है। अगर एक्टिवली कंसीलमेंट किया गया है अगेन वहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। फिर जहां पे बायर रिलाई कर रहा होगा अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, वहां पे भी ये कंडीशंस अप्लीकेबल नहीं होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर होता है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। कब कब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जब गुड्स पास कर जाते हैं, जब गुड्स बेच दिए जाते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। whenever the sale is completed the goods are transferred and whenever the goods are transferred the risk is also transferred। क्लियर सी बात, एक जनरल रूल। ठीक है, अगर कोई नुकसान ट्रांसफर होने के बाद हो रहा है वो कौन उठाएगा, बायर। उसके पहले हो रहा है कौन उठाएगा, सेलर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। ऑनरशिप और पोजीशन दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। जो पोजीशन में होगा जरूरी नहीं है कि वो ऑनर हो। जैसे कि आप कई बार जाते हैं फर्नीचर की दुकान पे, ऐसा नॉर्मली होता है, आपने कोई फर्नीचर पसंद कर ली, अब उसको तो आप लाद के लिए नहीं चाहोगे, उसको आप कह देते हो भैया टाली से भिजवा देना, आप पैसे दे के आ गए, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। और अभी भी पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है। ठीक है, क्लियर है। अब कल इसी में किसी के क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि ऐसे में सर सेलर गुड्स खराब कर दे तो क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे लिखा हुआ है कि अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नीचे कहीं लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, नीचे कहीं मिल जाएगा अभी वो चीज़। ठीक है, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, डेंजर ऑफ डैमेज बाय थर्ड पार्टी, इट इज जनरली द ऑनर हु टेक द एक्शन। इफ द बायर रीसेल द गुड्स टू द थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी ऑब्टेन गुड टाइटल इफ द बायर हैज ऑब्टेन गुड टाइटल हिमसेल्फ। और आखिरी क्या है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ आइदर पार्टीज इट इज नेसेसरी टू नो वेदर द गुड्स कैन बी टेकन ओवर बाय द ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ हिमांशु, नींद आ रही है? चाहो तो वहां बैठ सकते हो, इधर बैठने वालों को पता नहीं नींद आती ही है, इधर आ जाओ, इधर नहीं आती है। ठीक है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड। स्पेसिफिक गुड कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल उनको कहते हैं स्पेसिफिक गुड। तो उसके में क्या होता है, द मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है, वहीं पे आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। बट अगर वही अनएसर्टेन गुड्स हैं तो अनएसर्टेन गुड्स में क्या होगा, अनएसर्टेन गुड्स के टाइम में सबसे पहले गुड्स को एसर्टेन करेंगे, पहले गुड्स को पहचानेंगे कौन से गुड्स हैं। जब वो गुड्स आइडेंटिफाइड हो जाएंगे तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की बात आएगी। क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं है।
स्पेसिफिक गुड में द मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टेक प्लेस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अनसर्टेन में भले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है मगर अभी गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, जब तक गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं हो जाएंगे कोई रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? इन सारी बातों को हमने बहुत ब्रीफ में यहां तक में कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन सारी बातों को यहां तक में अच्छे से देख लेना है। क्या क्लास में ही करवा दें? सारी बातें करवा देते हैं, जिस तरह आपको चेहरा बना हुआ है करवा ही देते हैं। Unless the contrary intention appear, the following rules are applicable for the ascertaining the intention. Intention कैसे हम जानेंगे कि गुड्स बेचने वाला है? Unless until there is no intention, there will be no sell. Intention जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो जैसे ही गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में आप लेते आते हो, जब डिलीवरी करने के स्टेट में पैकिंग वैकिंग कर दी है, ठीक है, द ऑनरशिप पासेस टू दी बायर। ठीक है, क्लियर है? या फिर अगर गुड्स डिलीवरी के स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल थिंग्स इज डन एंड द बायर हैज नोटिस। आपने पैकिंग कर दी और बायर ने उसको नोटिस किया, तब तक ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर्टी। ये है एसर्टेन करने के लिए इंटेंशन को। उसके बाद क्या है? द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन द डिलीवरी स्टेट बट seller is bound to wait, measure, taste or do something in reference of a good for the purpose of ascertaining the price। तो वहां पे जब तक वो एक्ट सेलर कर नहीं लेता है गुड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। फिर क्या है? डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो उस केस में अगर बायर ने रिटर्न नहीं किया, जैसे कि फ्लिपकार्ट से आप जो सामान खरीदते हो तो वापस करने का ऑप्शन रहता है जब तक आप गुड्स वापस नहीं करते हो। लेट्स से क्या 7 दिन का टाइम दिया हुआ है, या तो 7 दिन खत्म हो जाए या तो आप वापस ना करो, दोनों ही कंडीशन में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उसके पहले अगर आपने वापस कर दिया तो कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? फिर अनसर्टेन गुड में क्या कहा गया है? जब तक गुड्स सर्टेन ना हो जाए अनसर्टेन गुड में कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। आप गए दुकान पे कहे 1 किलो चीनी दे दो, उस चीनी की ऑनरशिप आपको कब मिलेगी? जब उस चीनी को उस बोरिये से अलग करके 1 किलो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। या पैकेट में खरीदते हो, कोई अंबानी फैमिली से भी है, पैकेट वाला खरीदता है अगर, ठीक है, तो वो ये कर सकता है कि जो पैकेट पसंद आ गया उसको निकाल कर रख दिया सामने। भाई कई सारे पैकेट है ना, कौन सा पैकेट चीनी आपका हो गया, जब तक उस पैकेट को अलग नहीं कर दिया गया तब तक आपका वहाँ पे कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर इंटेंशन के रूल ऊपर वाले ही अप्लीकेबल हो जाएंगे। आप देखोगे सारे रूल ऊपर वाले ही अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? पासिंग ऑफ रिस्क, जनरल रूल क्या कहता है? गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड। जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती है, पोजीशन किसी के पास भी रहे, किसका रिस्क होगा? सेलर का होगा। ठीक है, आफ्टर द ऑनरशिप हैज बीन पास टू द बायर द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर द डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई, कल वाले केस अब यहाँ पे आ गया, आपने गुड्स दे दिया टैली वाले, आपने पैसे दे दिए वहाँ पे, कहाँ पे? दुकान में। दुकान वाले ने कहा हम घर पहुँचवा देंगे सामान आपका, आप घर आ गए। अब रिस्क किसका है वहाँ पे? ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, यस। पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास है। क्या आपको गुड्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको ऑनरशिप मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या आपको रिस्क उठाना पड़ेगा? बिल्कुल उठाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बट द पार्टीज में एग्री दैट द रिस्क विल पास। पार्टीज आपस में एग्री कर सकती हैं इस बात को लेके कि भाई जनरल रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से रिस्क पास करेंगे। आप दुकानदार को कह के आ सकते हो, देखो भैया ऐसा है, जब तक गुड्स मेरे घर नहीं पहुंच जाएगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? यहां पे कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड वर्सेस कॉफी बोर्ड का भी केस आता है। ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इस तरह के ही सिमिलर फैक्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चंपल लाल का भी केस इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अच्छा, चंपल लाल के केस में एक चीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला पॉइंट, इट वॉज फर्दर हेल्ड दैट इन द सेम केस द बायर वॉज एट फॉल्ट ऑफ डिलेइंग डिलीवरी। अगर बायर ने खुद से डिले कर दी, ठीक है, अनरीजनेबली एंड देयरफॉर ऑन द ग्राउंड ऑल्सो ही वॉज लाइबल फॉर द लॉस। अगर बायर अपने मन से डिलीवरी लेट कर देता है, ठीक है, पिज्जा वाले का आधे घंटे डिलीवरी है, आप उसे पीछे पीछे जानबूझ के घूम रहे हो कि आधे घंटे बाद कहेंगे धप्पा मेरा पिज्जा फ्री में दो,
ठीक है, क्या बाबू राव बन गए हो आप लोग। तो उस केस में कोई भी डैमेज हो जाता है वहां पे उस डिले का तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बायर खुद होगा। अनरीजनेबल डिले करता है बायर, तो बायर खुद डिले लेट करेगा, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्क के लिए। इसका एक और मजेदार एग्जांपल ये है कि आज से करीब करीब 22 साल पहले हम लोग घर में पहली कलर टीवी आई, ठीक। तो हम लोगों ने टीवी की ऑर्डर कर दी, उन्होंने कहा सर हफ्ते, उसमें तो समय लगता था आने में, मतलब इमीडिएट आप दुकान से खरीदो शाम तक नहीं आती थी। उन्होंने कहा भाई हफ्ते भर में पहुंचा देंगे। आफ्टर अ वीक हम लोग एक फंक्शन में जाना था, बाहर चले गए। अब वहाँ सेलर ने हम लोगों से कहा, उसमें हम कितने साल, हम बहुत छोटे थे, मतलब 4-5 साल के थे, हमें याद भी नहीं सेलर ने क्या कहा, बस सुने सुनाई बात है। सेलर ने क्या कहा हमसे नहीं, मतलब मेरे पिताजी से, सर ऐसा है कि अगर आप गुड्स आज नहीं ले गए तो कल से मेरी जिम्मेवारी नहीं। मतलब हमने हफ्ते भर का टाइम दिया था डिलीवरी का, हफ्ते भर तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, आज के बाद अगर ये गुड्स आप नहीं ले गए तो जिम्मेदारी आपकी। तो हमें टीवी बुलवा के पड़ोसी के घर रखवानी पड़ी थी, हमारी नई टीवी। उस पड़ोसी के यहाँ क्रिकेट मैच जब भी जाता था, जब तक हम लोग वापस सिटी में नहीं आए 4-5 दिन तक, पूरा मोहल्ला आके टीवी देखता था वो, हम ही लोग बस नहीं देख पाए अपनी टीवी को पहले में। खैर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बायर अनरीजनेबली डिले करेगा तो रिस्पॉन्सिबल वही हो जाएगा। क्लियर है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय पर्सन नॉट एन ऑनर। नॉर्मल केसेस में ये एक आपको याद करना जरूरी है मैक्सिम, नेमो दैट क्वाइट नॉट हैवन। इसमें क्या कहा गया है, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। जिसके पास अच्छा टाइटल नहीं है, ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हम लोग को एट द टाइम व्हेन वी वर द सीएस स्टूडेंट या एट द टाइम व्हेन वी वर द लॉ स्टूडेंट हम लोग को दिया गया था, वो ये था कि एक आदमी हाथ में सिगरेट लेके खड़ा है और दुनिया को क्या कह रहा है, सिगरेट मत पियो कैंसर हो जाएगा। क्या वो कह सकता है ये बात? नहीं। नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। जिसके पास खुद टाइटल नहीं होगा वो गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है इसके। एक्सेप्शन क्या क्या है? अगर मर्केंटाइल एजेंट ट्रांसफर कर रहा है तो वो कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है सर? कौन होता है मर्केंटाइल एजेंट? अरे बेसर मो अभी 2 दिन पहले रिवाइज किए हम, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? ये तो एजेंट हो गया। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? 3 तरह के एजेंट होते थे, याद करो, लॉ ऑफ एजेंसी में पढ़ाया गया था। स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट और मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट होता था जो कि फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग, सेलिंग, कंसाइनिंग या फिर रेजिंग दी फंड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड करता था। ये 4 काम, जिसमें फैक्टर और ये सब आते थे, याद है कि नहीं? फैक्टर, ब्रोकर, याद आ रहा है? सही, तो पिछले जन्म की बातें तो याद ही नहीं आ रही हैं। खैर, अगर ऐसा मर्केंटाइल एजेंट, उसमें से एक मर्केंटाइल एजेंट भी था, एक फैक्टर था। फैक्टर के पास याद है क्या कंडीशन होती थी? वो गुड्स को पोजीशन में खुद के रखता था, उसके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होता था, उसके पास जर्नल लीन भी होती थी, पोजीशन उसकी होती थी, वो गुड्स को अपने नाम पे बेच सकता था फैक्टर। ये सब कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। क्लियर है? अब वो अपने नाम पे गुड्स को बेच रहा है, क्या उसका ओरिजिनल ऑनर वो है? वो फैक्टर ओरिजिनल ऑनर तो है नहीं, बट बेच इस नाम पे रहा है खुद से। क्या वो सेलर को बेटर टाइटल देगा, सॉरी बायर को बेटर टाइटल देगा? हाँ, अरे बिल्कुल देगा, एजेंट है वो, भले ही अपने नाम पे बेच रहा है, पर मर्केंटाइल एजेंट है, वो दे सकता है। क्लियर है? इसके बाद फिर क्या आता है? को ऑनर। 2 ऑनर है उस पर्टिकुलर गुड्स के, एक ही आदमी बेच रहा है, दूसरा आदमी उसको मना कर सकता है। अगर बायर ने गुड फेथ में उसको खरीदा है तो दूसरा आदमी मना नहीं कर सकता है, बायर के पास गुड टाइटल चली जाएगी। जो दूसरा को ऑनर, बचा हुआ को ऑनर है, अगर उसको प्रॉब्लम है तो अपने को ऑनर से निपटे, वो आके से बायर के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। क्लियर है? अगर सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है तब तक, वॉइडेबल मतलब क्या? इट कुड बी आइदर डिक्लेयर वैलिड और वॉइड। अभी कुछ भी नहीं कहा है, अब बेच दिया उठा के। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात समझो, हमने आपसे आपकी कार लिखवा ली कोर्सिव मेथड अप्लाई करके। कोर्सिव मेथड मतलब एनी थ्रेट विच इज गिवन अंडर आईपीसी। आपने कार मेरे को बेच दी, अभी आपके पास ऑप्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहने का, मतलब वॉइड कहने का। मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं, हमने तो गलत किया है। आपने अभी कुछ नहीं कहा है, अब मीनवाइल हमने कार किसी और को बेच दी, समझे? हमने कार किसी और को बेच दी, अभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ था? नहीं, आपने नहीं कहा था। वैलिड, जब तक आपने वाइड नहीं कहा तब तक वो वैलिड था, हमने बेच दी कार को। थर्ड पार्टी जो गुड फेथ में खरीद रहा है उसको, उसके पास बेटर टाइटल चली जाएगी, एकदम अच्छी टाइटल जाएगी, वो ओरिजिनल ऑनर बन जाएगा। कल को अगर आप वॉइड कह देते हैं तो आप मेरे से क्लेम कर पाएंगे, गुड्स नहीं ले पाएंगे। ठीक है? क्लियर है? सेलर आफ्टर पोजीशन, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है।
एक बार एक दुकान पे हम गए मोबाइल देखने, हमें एक मोबाइल बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने कहा सर इसको रखे रहो, मैं इसको खरीद रहा हूँ, मैंने पेमेंट भी कर दी इंस्टॉलमेंट, कहा कि मैं आऊँगा तो ले जाऊँगा, ठीक। फिर मैं कहीं से आ रहा था, उसको पैसे दे दिए, सारे पैसे उसको दे दिए गए हैं, बट बिकॉज आई वॉज गोइंग टू एग्जामिनेशन आई कुड नॉट कैरी अ मोबाइल फोन। हमने कहा सर एग्जाम देकर आएंगे तो मोबाइल ले जाएंगे। गुड एज रिटर्न हो चुके थे, देखे जा चुके थे, सब कुछ था। हम जब वापस आए तो सेलर क्या कह दिया, सर उसको तो हम किसी और को बेच दिए, ठीक। अब कायदे से उस गुड्स का ऑनर कौन था, हम, सेल हो चुकी थी कंप्लीट, सिर्फ पोजीशन सेलर के पास थी। तो जो थर्ड पर्सन खरीदा उसके पास तो अच्छी टाइटल जाननी चाहिए थी, मगर लॉ क्या कहता है कि अगर थर्ड पर्सन हैज बाइड इन गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ अ प्रीवियस सेल, जो थर्ड पर्सन ने परचेस किया उसको नहीं पता था कोई सेल हुई है कि नहीं हुई है, और वो गुड फेथ में खरीदा, उसका इंटेंशन कोई चीटिंग करने का नहीं था, वहां पे क्या हो जाएगा, बायर विल गेट अ गुड टाइटल। जो थर्ड बायर था, थर्ड पर्सन था, उसके पास कैसी टाइटल गई, गुड टाइटल गई। क्लियर है। इसके बाद क्या है, बायर इन द पोजीशन। इसमें क्या कहा गया है कि इसी तरीके से अगर बायर के पास पोजीशन है, ठीक है, हम एक बार इसको फटाफट रीड कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, बड़ा कंफ्यूजन होता है ऊपर नीचे पॉइंट में। इफ अ पर्सन हैज ब्रॉट और एग्रीड टू बाय गुड्स ऑब्टेन्स विद द सेलर कंसर्न पोजीशन, पोजीशन मिल चुकी है, मतलब उसके पास वो गुड्स आ चुका है या डॉक्यूमेंट आ चुका है, एनी सेल बाय हिम और हिज मर्केंटाइल एजेंट to the buyer who takes the good in a good faith without notice of any lien or any claim of the original seller against the good will get a good title। मतलब क्या है, हमने सेलर से गुड्स खरीदा, ठीक है, अभी गुड्स खरीदा नहीं है, अभी उसको उधार दिया, सामान घर लेते आए, क्या मेरे पास पूरी ऑनर आ गई, ऑनरशिप आ गई, नहीं, मेरे पास सिर्फ पोजीशन आ गया। हायर परचेज में क्या होता है, ऑनरशिप नहीं जाती है, पोजीशन चला जाता है। अब वहां पे जो पोजीशन जिसके पास थी, बायर के पास, उसने किसी और को बेच दिया, अब क्या हो गया, गुड्स आर फर्दर सेल टू समवन एल्स। जो थर्ड पर्सन है अगर वो गुड फेथ में विदाउट नोटिसिंग द प्रीवियस ट्रांजैक्शन खरीद लेता है, तो उस थर्ड पर्सन के पास कैसी पोजीशन जाएगी, गुड पोजीशन जाएगी, गुड टाइटल जाएगा, ही विल बी गुड ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट। स्टॉपल, मेरी प्रॉपर्टी मेरे सामने कोई और बेच रहा है, ये मोबाइल यहाँ रखी है, ये आती है कहती है सर मोबाइल कौन खरीदेगा, आप में से कोई खरीद रहा है, हम चुप बैठे हुए हैं, आप में से जो खरीद लेगा उसके पास क्या चली जाएगी, गुड टाइटल, सोचना ही मत ऐसा, ठीक है। सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेलर से सामान खरीद लिया, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसको पैसे नहीं दिए गए, अभी अनपेड सेलर आगे आएगा भी, ठीक है। आपने सामान खरीद लिया, पैसे दे दिए, पैसे नहीं दिए उसको, पोजीशन उसी के पास है, वो क्या करेगा भाई, पैसे उसको नहीं मिले हैं, किसी और को बेचेगा, इट विल बी अ ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल। भले ही सेलर के पास टाइटल नहीं है, सेलर ऑनर नहीं है उसका, मगर अच्छी टाइटल दे देगा, ठीक है। सेल बाय अ पर्सन अंडर एनी अदर लॉ, कुछ लॉज बने हुए हैं अगर उसके अंडर में से, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन ऑर्डर टू सेल ऑल दी प्रॉपर्टीज, ऑल दी एसेट्स एंड पे ऑफ दी क्रेडिटर। क्या लिक्विडेटर मालिक होता है उसका, नहीं, मगर उसको अथॉरिटी मिली है अंडर अ लॉ तो वो बेच सकता है, और जो भी लिक्विडेटर से सामान खरीदता है उसके पास गुड टाइटल चला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक। चलो, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस क्या है, डिलीवरी। बेसिकली अगर आप डिलीवरी कर दे रहे हो गुड्स की, यू आर बेसिकली परफॉर्मिंग अंडर अ एक्ट। अब परफॉर्मेंस कैसी होगी, डिलीवरी, अगर डिलीवरी होती क्या पहले ये जान लो, इट्स अ वॉलंटरी ट्रांसफर। किसी से आप कुछ छीनने के बाद ये नहीं कहोगे कि सर डिलीवरी हो गई, ठीक है। क्लियर है, हम आपसे आपका मोबाइल छीन लें और उसके बदले में आपको कुछ पैसे दे दें, क्या वहां डिलीवरी कहलाएगी, नहीं, इट शुड बी अ वॉलंटरी ट्रांसफर, ठीक है। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी कब होगी, जब एक्चुअली में उस गुड्स को उठा के आपको दे दिया जाए। ये मोबाइल, लग नहीं रहा था दिन सही है आज, ये मोबाइल हमने आपके हाथ में थमा दी, ठीक है, क्या हो गया, एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होगी, ये मोबाइल मेरे बैग में रखी हुई है, उसमें लॉक लगा हुआ है, हमने उसकी चाबी दे दी आपको, दिस इज क्या, ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और फिर आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है, बाय इंडिकेशन ऑफ गिविंग अ सिंबल, हियर गुड्स आर देमसेल्व्स नॉट डिलीवर्ड बट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ अ गुड इज डिलीवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो चाबी वाला एग्जाम्पल आएगा, सॉरी, सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगी जब बैग की चाबी हम दे देंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी तो क्या लिखा हुआ है, अ डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द पोजीशन
द पर्सन इन पोजिशन ऑफ गुड एक्नॉलेज दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन द बिहाफ ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर। अच्छा, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में क्या कहा हुआ है, वो सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जब सेलर ने गुड्स बेच दिया, ठीक, आफ्टर हैविंग सोल्ड द गुड्स मे होल्ड देम एज बेली। हाँ, सेलर ने गुड्स बेच दिया, इसमें गलत लिख दिया है, खैर छोड़िए। सेलर ने गुड बेच दिया, ठीक है, अभी वहां पे डिलीवरी एक्चुअल नहीं हुई है, वो कहा सर घर जाइए आपको घर में सामान मिल जाएगा, हम पहुंचवा देते हैं, जब तक आप नहीं पहुंचेगा मेरी जिम्मेदारी। वो होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब आपने किसी को सामान बेच दिया बट एक्चुअल डिलीवरी नहीं की, आपने कुछ ऐसा एक्ट किया या आपने कुछ ऐसी बात कही जिससे वो कंस्ट्रक्टिव हो गया कि सामान चला गया। एक और सिंपल तरीका हम समझा देते हैं, इसमें कोई भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिया, सीए फाउंडेशन की बुक में अच्छा दिया है, हालांकि सीएस वालों ऑफेंड मत होना, बट अच्छा दिया उनकी बुक में इसका एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में और क्या हो सकता है, सिंपल सी बात, जो ये सिंबॉलिक डिलीवरी है, इसमें हम लोग, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है अभी भी इसमें उल्टा दिया हुआ है, बट हम इसी को फैक्ट मान के पढ़ा देते हैं। जैसे कि गोडाउन में सामान रखा हुआ है, ठीक, अनलेस रेंटल आप कूपन दिखाओगे आपको सामान नहीं मिलेगा, आपने वो कूपन दे दिया उसको, इनडायरेक्टली क्या हो गया, वो जाके सामान निकालेगा वहां से, नहीं, उसने सामान नहीं निकाला, उसके पास सिर्फ कूपन है, इट विल बी अ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। गुड्स अपनी जगह से हिला भी नहीं, मगर उसके ऊपर से ऑनरशिप चली गई दूसरे के पास। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? मान लो एक ये गोडाउन है, ठीक है, इसमें इतने हिस्से में मेरा गुड्स रखा हुआ है, गोडाउन पब्लिक गोडाउन है, कोई भी जाके निकाल सकता है, पर जाने के लिए क्या लगेगा, कूपन, ठीक है, कूपन लगेगा। हमने ये, हम सेलर थे, ये आप बायर थे, ठीक है, हम आधे गायब क्यों हो गए, हाँ, हमने ये कूपन आपको दे दिया, अभी आप ये गुड्स जाके कूपन अपने पास रख लिए, आप यहाँ गए नहीं, आप यहाँ गए नहीं, ये क्या हो गई, गुड्स जहाँ का था वहीं रह गया, गुड्स तो अपने नहीं ला, ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यही होता है, पता नहीं आपके बुक में क्या क्या लिख दिया है, खैर। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि आप जब गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए उसकी चाबी या कुछ उस तरह की चीजें दे देते हो। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक में कंफ्यूजन अभी भी है, दूर हो गई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ यार, लिखा तो है, हम कह तो रहे लिखा हुआ है, मगर गलत है, पता नहीं क्यों। हम इसको देख के बता देते हैं क्लास के बाद, ठीक है? अब सोचो क्लास के बाद यूट्यूब वालों को नहीं पता चलेगा कि अनुराग सर ने क्या बताया, बट वो एम्बैरेसमेंट वहाँ हो जाएगी। खैर, क्लियर है? हम बता देते हैं उसको एक बार, चलो यहाँ फिर से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर सेलर आफ्टर हैविंग सोल्ड अ गुड मे होल्ड देम एज अ बेली ऑफ द बायर, दे आर द कंस्ट्रक्टर। ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल है। सेलर ने गुड्स को सेल कर दिया, उसके बाद वो गुड्स अपने पास रखा रहा एज अ बेली ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर, ऑन द बिहाफ ऑफ बायर। मतलब क्या, हम ये मोबाइल आपको बेच दें, पर हम मोबाइल एज अ बेली, बेली इज कीपिंग द गुड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, हम उस गुड्स को अपने पास रख लिए कुछ पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो गई। ये लिखा है आपके एग्जाम्पल में, समझ में आ रही है? ये लिखा है आपके एग्जाम्पल में। मेरा पॉइंट ये है कि डिलीवरी कहाँ हुई। इसमें कूपन आता है, इसमें एक में चाबी आती है, अंतर इतना ही है, एग्जाम्पल से मेरे को याद है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे, अब इससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट नहीं कराएंगे क्लास में। रूल्स ऑफ एज टू द डिलीवरी, रूल्स एज टू द डिलीवरी क्या है, क्या क्या रूल्स हैं इसके? डिलीवरी शुड हैव इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर इन द पोजीशन, इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर इन द पोजीशन। बायर को पोजीशन देने के लिए जब आप कुछ काम कर रहे होते हो तो डिलीवरी होती है, ठीक है? द सेलर मस्ट डिलीवर गुड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस तरह से डिलीवर कर दो। सेलर इज टू डिलीवर द गुड व्हेन द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, जब जब बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए उस गुड्स को आप डिलीवर कर दोगे। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, देयर विल बी अ डिलीवरी व्हेन ओनली व्हेन द पर्सन on that person acknowledge to the buyer that he holds the good on his behalf। एक आदमी को सामान भिजवाना था, ठीक है, उसने कह दिया भाई गुड्स मेरे पास नहीं है, गोडाउन में रखे हैं, मेरे पास नहीं है, कहीं और रखे, किसी और आदमी के पास है। वो तीसरा आदमी कह देता है हाँ हाँ सामान हम पहुंचवा देंगे, ही इज एक्नॉलेजिंग दैट बायर का गुड्स उसके पास अब है, यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है? और क्या है, द सेलर शुड टेंडर डिलीवरी सो दैट द बायर कैन टेक द गुड्स। उसके बाद फिर क्या है, द प्राइस ऑफ द डिलीवरी आर यूजली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी अनलेस
द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, क्लियर है? लगा तो है यार। अच्छा देखो, हम चिपक जाएंगे तो बचा लेना, नहीं चिपके। ठीक है, क्लियर है? मेरी आवाज पूरी जाएगी आज रात को लग रहा है। इफ द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस अदर देन, मतलब अगर गुड्स को जिस प्लेस पे डिलीवर करना था वहां पे डिलीवर नहीं किया गया है, एंड रिस्क ऑफ डिटोरेशन इन ट्रांजिट विल अनलेस एंड अनटिल एग्रीड विल बी ऑफ बायर। मेरे घर का एड्रेस था, जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट से हम सामान मंगवाए मेरे घर पे, नहीं हम घर पे इस समय है कोचिंग में, हमने कहा भाई लोहरा भी लेते आओ। मेरे घर से यहाँ तक लाने का जो भी खर्चा हो गया, कोई भी रिस्क होगा, वो किसका होगा? बायर का होगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू पे डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। क्या एक्सेप्ट डिलीवरी? हाँ, जब तक डिलीवरी कभी इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, फ्लिपकार्ट वाला पहले डिब्बा भेजेगा, फिर उसके अंदर का डिब्बा भेजेगा, फिर उसके अंदर भी बोलते, ऐसा नहीं, सब एक साथ डिलीवर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन हम लोग को आ रही थी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी में। ठीक है, कुछ मेरे खुद के नोट्स हैं उस पर। तो एक्चुअल डिलीवरी तो बहुत आसान था, क्लियर था, एक्चुअल पोजीशन दे दिया जाए। कंस्ट्रक्टिव वाज द ट्रांसफर ऑफ गुड can be done even when the transfer is effected without the change in the possession or the custody of the good. For example, a case of a delivery by allotment or acknowledgement of a allotment or acknowledgement will be a constructive delivery. If you pick a parcel on the behalf of your friend, it will be said as constructive delivery. आप यहाँ नहीं है, आपके behalf पे घर पे कोई और आपका गुड्स कलेक्ट कर रहा है। For a company, it will be a constructive delivery. ठीक है, क्या एक्चुअल जिस बायर के हाथ में गुड्स गया? नहीं, it was gone in the hand of some other person. ये होता है कंस्ट्रक्टिव। और जबकि आपने की थमा दिया गोडाउन का, वो क्या हो गया? सिंबॉलिक। क्लियर है? अभी कोई डाउट? हाँ, बचपन वाला एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट क्रिटिसाइज द बुक्स मतलब विदाउट any kind of a base. Even I was a student and I have read the same book and I find it that कि ये books उतनी effective नहीं है। यहाँ से constructive delivery आप कभी नहीं समझ पाओगे, confuse ही रहोगे। And that is why you can refer my notes. These notes are circulated between the CA Foundation student, तो आप कभी उनसे मिल के ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए सारी confusion constructive में हो गया था, किसके वर्ड ऐसे थे। Basically there is an acknowledgement by a company और third person कि भाई आपका गुड्स आ गया है तो आ गया है, कंस्ट्रक्टिव हो गया। खैर आगे चलते हैं हम लोग। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड बाय अ बायर, क्या क्या एक्सेप्टेंस, इसके क्या रूल्स हैं? ठीक है, हाउ अ गुड कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ बायर। इट टेक प्लेस, एक्सेप्टेंस ऑफ अ गुड बाय अ बायर टेक प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट्स सेलर दैट ही एक्सेप्ट द गुड्स, retain the goods after the lapse of reasonable time when there was a without intimating the seller that he is rejected them. Basically जब वो आपका सैंपल वाला सीन आता था, या क्या उसको कहते थे हम लोग, हमें भूल रहे, पीछे पढ़ाए थे अभी। उसके बाद क्या है? हाँ, ये आता था आपका ट्रायल वाला, जब आप कोई गुड्स खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल ऑफ अप्रूवल ऑन अप्रूवल वाला, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उसको वापस नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो गया? यू हैव टेकन द डिलीवरी। और यहाँ पे क्या है? डज एनी एक्ट ऑन द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑनरशिप ऑफ द सेलर। ठीक है, विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑनर ऑफ सेलर। घर पे कपड़े लाए, कपड़ों को फाड़ दिया, क्या जो दूसरा जो कपड़ों का बेचने वाला सेलर है, क्या उसको वापस एक्सेप्ट करेगा? नहीं। ठीक है, मतलब इसके आगे और क्या लिखा हुआ है? द बायर में रिजेक्ट द गुड, एक्सेप्ट द होल और एक्सेप्ट द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड और रिजेक्ट द रेस्ट। अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स मिल गए हैं तो उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर दे, या तो एक्सेप्ट कर ले, या फिर जितना उसे काम भर का रख के बाकी वापस कर दे। ठीक है, सर मेरा तो मन कर रहा पूरा रखेंगे, पैसे भी पूरे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके मन पे नहीं चलेगा, आपके रिक्वायरमेंट पे ही चलेगी चीज़ें। फिर आते हैं इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज इन जनरल केसेस आर नॉट अलाउड। दो पॉइंट और हैं, इजी पॉइंट है, इसलिए हमको गो थ्रू नहीं कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज क्या है? इन नॉर्मल केसेस बायर इज नॉट बाउंड टू टेक इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। अगर बायर ने पूरी पेमेंट कर दी है, बायर पूरा गुड्स मांग सकता है एक बार में। क्लियर है? कोई ऐसा नहीं है कि उस सेलर को कहने नहीं आप आधे इंस्टॉलमेंट में लीजिए, बट देयर कुड बी एन इंस्टॉलमेंट डिलीवरी ऑल्सो। इफ बायर इज कंफर्मिंग इट, देयर कुड बी अ इंस्टॉलमेंट डिलीवरी।
सूट फॉर द ब्रीच, ये मजेदार है। दो तरह की ब्रीच, एक्चुअल और एंटिसिपेटेड। जब एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, मतलब जहां पे गुड्स देने थे और एक्चुअल में नहीं मिले, या फिर प्रॉपर्टी पास नहीं की एक्चुअल में, वहां पे क्या करेंगे, अगर गुड्स चले गए हैं बायर के पास, अब बायर पैसे नहीं दे रहा, सेलर पैसे मांग सकता है, उसके लिए केस कर सकता है, ठीक है। अगर प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे, अभी क्या कहा गया, प्राइस इज पेड ऑन दी पेबल ऑन दी सर्टेन डे, भले ही वहां पे अभी ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कह दिया गया कि आप इस दिन पे पैसे दे दोगे, अगर नहीं दिए तो सेलर आपके ऊपर केस कर देगा पैसे के लिए। फिर क्या है, अगर बायर जानबूझ के निगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट, तो सेलर तो पैसे तो मांगेगा ही मांगेगा, साथ में डैमेज भी मांग सकता है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर सेलर ने गलती रॉन्गफुली निगलेक्ट और रिफ्यूज डिलीवर, सेलर ने निगलेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया गुड्स देने से, तो बायर उसके ऊपर केस कर सकता है डैमेज के लिए। जब भी रॉन्गफुल निगलेक्ट आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, डैमेज के लिए केस होगा। अदरवाइज सिर्फ पैसे मांगने के लिए हो रहा है, सूट फॉर दी मनी होगा या प्राइस होगा। ब्रीच ऑफ द वारंटी और वेयर द बायर इलेक्ट और इज कंपेल्ड टू ट्रीट ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज अ वारंटी, ही कैन नॉट रिजेक्ट द गुड, ये ऊपर पढ़कर आए हो, ठीक है। If the buyer has paid the price and the good are not delivered, the buyer can sue the seller for the recovery of the amount. अगर बायर ने क्या किया है, पैसे दे दिए हैं, गुड्स उसको नहीं मिल रहे हैं, वो क्या कर सकता है, सेलर के ऊपर रिकवरी के लिए पैसा रिकवरी के लिए केस कर सकता है, साथ ही साथ कोई भी डैमेज हुआ है उसके लिए भी केस कर सकता है। और उसी के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अंदर वो और किस लिए केस कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, मतलब उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के डिलीवरी के लिए। क्लियर है, कोई डाउट। एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होगा, when either of the party of the contract of the sale repudiate the contract before the date of delivery, the other party may either treat the contract as still subsisting or wait till the date of the delivery, or he may treat the contract as standard and sue for the damage of the breach, so damage for the breach। जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, समय से पहले ब्रीच हो गया या एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया, वहां पे दो ऑप्शन है, या तो आप वेट करोगे कि भाई जिस दिन होने वाला था उस दिन का वेट करके देख लिया जाए, या फिर आप इमीडिएटली उसके ऊपर केस करोगे फॉर द डैमेज। क्लियर है, कोई डाउट। in case the contract is treated as still sustaining, it would be for the benefit of the both parties, the parties had originally repudiated will not be deprived of, दो चीजें क्या डिप्राइव नहीं होंगी, his right to performance on the due date, दूसरा क्या है, his right to set up any defense for non performance। इन दो चीजों को कर सकता है जिसने भी एंटिसिपेटरी ब्रीच किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको एंटिसिपेटरी ब्रीच लग रहा है तो सामने वाले ने कैंसिल कर दिया तो हम मेरा खत्म हो गया, हम ड्यू डेट तक वेट कर सकते हैं। अगर ड्यू डेट तक हमने परफॉर्म कर दिया तो देयर इज नो ब्रीच, नंबर वन। नंबर टू क्या है, अगर हमें कोई डिफेंस तैयार करना है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, हम वो भी कर सकते हैं। क्लियर है ये दो पॉइंट। मेरी आवाज बहुत ज्यादा घड़घड़ा रही है ना, सुरीली तो नहीं है बेटा, देखो ऐसा है कि झूठ भी ऐसा बोलो जो बाय किया जा सके। मेरी जो अच्छी आवाज है वो भी सुरीली नहीं होती है, ठीक है। खैर, द एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर रूल्स एज रिगार्ड द मेजर ऑफ डैमेज एक्सेप्ट बाय स्टेटिंग दैट नथिंग इन द एक्ट शैल अफेक्ट द राइट of the seller or the buyer to recover interest or special damage in any case where by law they are entitled to the same। क्लियर है। The act does not specifically provide for a rule as regard the measure of damage। कैसे डैमेज को मेजरमेंट करेंगे, except by stating that nothing in the act shall affect the right। अगर सेलर के पास या बायर के पास कोई भी राइट है स्पेशल डैमेज पाने का, ये एक्ट उसको अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, वो ले सकता है। स्पेशल डैमेज मतलब कहाँ चला गया, याद करो डैमेज जब आप पढ़ रहे थे, अनलिक्विडेटेड डैमेज भी मांग सकता है। क्लियर है। हम एक भारत पाकिस्तान का मैच देखना था, हमने टीवी ऑर्डर की, टीवी टाइम पे नहीं आई, देयर इज अ ब्रीच, हमने पैसे उसे दे दिए थे। एक तो ब्रीच क्या, हम टीवी के लिए पैसे मांग सकते हैं, डैमेज के लिए मांग सकते हैं, प्लस हम और किस लिए पैसे मांग सकते हैं, हम कह सकते हैं टीवी पहुंचवाओ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। साथ ही साथ मेरा एक स्पेशल डैमेज कैसे बनेगा, टॉर्ट में बनेगा। भाई हमको मेंटल हैरेसमेंट हुई, एम्बैरेसमेंट हुई, मेरी बेइज्जती हुई, उसके लिए हम पैसे मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, लॉ उस पर हाथ टच नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। फिर आते हैं हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, विच इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है, जिसने गुड्स बेच दिए हैं पर पैसे नहीं मिले हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। व्हेन द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड
or tendered when a conditional payment was made by a bill of exchange or other negotiable instrument and the instrument has been dishonor. चेक वेक काट के आ गए थे, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया था और वो डिसऑनर हो गया. इवन एट दैट टाइम देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अनपेड सेलर. ठीक है, क्लियर है. राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, क्या क्या राइट होते हैं? राइट टू लीन और राइट टू रिटेंशन. सबसे पहला राइट क्या होता है? अगर गुड्स उसके पोजीशन में है अभी भी तो वो नहीं भेजेगा बायर को जब तक पैसे नहीं मिल जाते. फिर क्या आता है? राइट टू स्टॉपेज इन द ट्रांजिशन. गुड्स अभी भेज दिए गए हैं पर रास्ते में ही कहीं है, बायर के पास नहीं पहुंचे हैं, वो रास्ते में गुड्स को रुकवा सकता है. दिल्ली से गुड्स भेजा, शिवगंगा से शाम तक यहाँ पहुंचा, सुबह यहाँ आया, अभी बायर को नहीं मिला है, यहाँ पे उसका आदमी आके गुड्स रोक लिया, कहा नहीं डिलीवरी नहीं करनी है, कर सकता है अनपेड सेलर. और क्या है? राइट टू रीसेल. अगर उसको पैसा टाइमली नहीं मिलेगा तो उस गुड्स को वो बेच भी सकता है दोबारा. और फिर क्या आता है? राइट टू विथ होल्ड दी डिलीवरी. जब तक चाहे तब तक डिलीवरी को वो विथ होल्ड किए रखेगा. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन. इसके अलावा द अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट द बायर आप पर्सनली ऑल्सो, वो प्राइस के लिए भी केस कर सकता है और डैमेज के लिए केस भी कर सकता है. इन दोनों के लिए केस कर सकता है. क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई डाउट? फिर चलते हैं ऑक्शन सेल पे. ऑक्शन सेल क्या होती है? एक आदमी हेमर लेके खड़ा हो जाता है, क्या कहता है? बोली लगाना शुरू करो, जो हाईएस्ट बीड लगा देगा सामान उसका, दैट इज ऑक्शन सेल. क्लियर है? राइट टू बीट मे बी रिजर्व एक्सपेशली बाय ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर. सेलर के बिहाफ पे राइट टू बीट मतलब बोली लगाने का राइट रिजर्व भी किया जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेक्शन 64 इज रेगुलेटिंग इज लेइंग डाउन द रूल्स रेगुलेटिंग दिस ऑक्शन सेल. बस इतनी ही बातें, बाकी सारे आपको पता है चीज़ें. हैमर रहता है, 3 बार हैमर गिरता है, सोल्ड सोल्ड सोल्ड, वो सारी चीज़ें हैं. क्लियर है? फिर आता है ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व रेल और सी ट्रांजिट. जब भी सामान ट्रेडिंग रेल या ट्रांजिट से आ रहा होता है. चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है ये आपके. अगर हम कहें कि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का आफ्टर द डिफिनेशन ऑफ गुड. आप कहोगे सर मजाक कर रहे हैं, मगर ऐसा है. क्वेश्चंस यहाँ से बहुत रिपीटेडली आएंगे, जो हमने देखे पास्ट ईयर पेपर्स. क्वेश्चन इस वाले एरिया से बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब होंगे क्वांटिटी में एक ही, बहुत रिपीटेटिव बेसिस पे आए हैं. ठीक है, तो जो इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देखा होगा उसका ये लॉस होने वाला है. फिर वो पेपर में एनालाइज करे कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं. खैर, पहला है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट एक्सेप्ट. हम लोग सबको देखते हैं. फ्री ऑन बोर्ड क्या है? अंडर अ फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट it is duty of a seller to put the good on the board a ship at his own expense. ठीक है, सेलर रखेगा उसको शिप पे जाके या रेल में जाके, किसके? अपने खुद के खर्चे पे. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? द प्रॉपर्टी इन अ गुड passes to the buyer only after good have been put on the board. जब तक वो सामान लदे नहीं है तब तक वहाँ रिस्क किसका है? सेलर का है. एक बार सामान बोर्ड पे रखे गए, लाद दिए गए, वहाँ फिर किसका रिस्क हो जाएगा? बायर का हो जाएगा. ठीक है. The seller must notify the buyer immediately after the good have been delivered on the board. क्लियर है? सेलर को इमीडिएटली बताना पड़ेगा बायर को, भैया आपका सामान रखा गया, रिस्क आपका आपसे. ठीक है. If he fail to do so, good shall be deemed to be at the seller risk. अगर वो बायर को बताना भूल गया तो सेलर के ही रिस्क पे रह जाएगा, बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. फिर आता है फ्री ऑन रेल. सेम पोजीशन रेलवे के लिए भी होती है. आप रेलवे से कोई सामान भिजवा रहे हो, जब सामान रख दो लदा नहीं है, आपका रिस्क है. द मोमेंट आपने सामान उसके जो लगेज वाला पीछे वाला डिब्बा होता है उसमें लगवा दिया, रखवा दिया, रिस्क उसका. तो वो रिस्क कब उसका होगा? आप जब उसको इन्फॉर्म करोगे. ठीक है. फिर आता है CIF और CFF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट. इसमें क्या है? CIF कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड लॉस्ट और नॉट लॉस्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट. इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड. उस गुड का इंश्योरेंस भी होता है. आपने कोई फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, आपने देखा है 1 रुपया वो लेता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस. कई बार वो फ्री में भी दे देता है. कभी ध्यान दिया इस चीज़ पे? नहीं दिया है ना? नालायक तो ही तुम लोग. सामान खरीदने भी बाय, बस बाय वाले पे ऑप्शन देता होगा, बाय, पापा के अकाउंट से पैसा कट गया, हो गया काम. ठीक है. हाँ, जैसे मेरे अकाउंट से तो ऐसे प्राउडली बोले हो, लग रहा है कि पूरा कमा के उसमें रखे हो पैसा. खैर, हो सकता है कमा के रखे हो, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे. इन सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेलर, बट जानते हो एक बहुत फैक्ट की बात बता रहे हैं. ठीक है.
जब अपना पैसा होगा ना तो सिर्फ बाय पे क्लिक नहीं करोगे, फिर आप पढ़ोगे, सारी चीज़ें पढ़ोगे, ये फैक्ट है, ठीक है। इन सच, हाँ रिव्यू, अरे रिव्यू देखो, रिव्यू करोगे भी, कुछ और पैसा आ जाए जब अपना पैसा लगेगा तो। इन सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेलर नॉट ओनली बियर ऑल द एक्सपेंसेस टू ऑफ पुटिंग द गुड ऑन द बोर्ड, द शिप इन एज ए जो FOB कॉन्ट्रैक्ट में था, बट ऑल्सो बियर द फ्रिज और द इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस भी कौन लेगा, कौन बियर कर रहा है, सेलर करेगा, ठीक है। फिर आता है एक्सिव, इसमें क्या है, here the seller is bound to arrange the shipment of a good to the port of a destination and to such further inland destination as the buyer may be stipulated। कहने का सिंपल से मतलब क्या है कि भाई वो वहाँ पे सेलर को जब तक जहाँ बोला गया है गुड्स पहुँचाने के लिए वहाँ तक पहुँचवाने का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब ट्रेन में लदवाएगा, फिर यहाँ बनारस में गए, ट्रेन उतरेगी, ट्रेन रुकेगी, सामान उतरेगा, यहाँ से फिर वेयर हाउस में जाएगा, वेयर हाउस से फिर जहाँ बायर बोला है उस लोकेशन तक पहुँचवाने का जिम्मेदारी किसका है, सेलर का है। ये 4 में से क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड बेस पे आए हैं, खासकर FOB से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट। इट वाज अ वेरी लेंथी चैप्टर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बट द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी लो। मतलब हर टॉपिक को बहुत ब्रीफ में समझाया है, बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से नहीं समझाया है, अनलाइक दी अदर स्ट्रीम्स जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आज मेरी आवाज़ सही नहीं थी बिकॉज ऑफ अ हेल्थ रीज़न। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम ID। माई इंस्टाग्राम ID इज़ अनुराग_श्रीवास्तव_94, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।